Dear students, Assalamu alaikum. This is the question for today's lecture video. एंड बेसिकली इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है कि हमें 3 पॉइंट चार्जेस गिवन हैं जिनका हमें नहीं बताया हुआ कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जैसे भी हैं। हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर मेरे पास ये 3 चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास चार्ज 1 और 2 हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। वेयर एज जो मेरे पास ये वाला चार्ज है, ये इसको पार्टिकल कहा हुआ है, ये जो है ये फ्री है मूव करने के लिए, ये मूव कर सकता है। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज 1 और चार्ज 2 इस चार्ज 3 के ऊपर दे रहे हैं, उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में है। मींस कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस पार्टिकल के ऊपर वो ज़ीरो है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है इन दोनों की जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है उसकी वजह से। अब हमें कहा हुआ है कि अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो आप बताओ कि Q1 ओवर Q2 जो रेशो है वो कितना होगा। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी अपने पास से, और वो हम पहली चीज़ क्या अज्यूम करने वाले हैं कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन बना लेते हैं। अब देखें, अगर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ये चीज़ पता है कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इसका मतलब कि पार्टिकल 1 जो पार्टिकल 3 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगी। मीन्स ये इसको टूवर्ड्स दिस साइड ड्रैग करेगा, ठीक है। अब इस वाली फोर्स को हम कह देते हैं F13। वेयर एज अगर हमें क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो इस फोर्स को ज़ीरो रखने के लिए मेरी एक फोर्स होगी जो कि पार्टिकल 3 एग्जर्ट कर रहा होगा इस साइड पे, तभी इसकी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो होगी। तो अगर ये पार्टिकल इस साइड पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हमें ये बात भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह लो उसको अपनी तरफ, उसकी डायरेक्शन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज 2 मेरे पास ऑब्वियसली एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस हमें ये बात भी पता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती है। तो इन दोनों ही बातों से हमें क्या पता लगता है कि मेरे पास जो चार्ज 2 है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। यानी कि चार्ज 1 और चार्ज 3 को तो हमने जो है वो अज्यूम किया था, लेकिन चार्ज 2 जो है वो उस अज्यूम करने के उसमें हमें पता लगा कि ये नेगेटिव आ रहा है अपनी कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फोर्स को हम दे देते हैं नाम F23 का, यानी सेकेंड चार्ज जो 3 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि अगर मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल 3 जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम लिख लेते हैं कि मेरे पास जो F13 है यानी फोर्स 13 है वो इक्वल है मेरे पास फोर्स 23 के। नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो दे विल ओबे कूलम्स लॉ, ठीक है। एंड वी नो दैट व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज के, अब ये क्योंकि 1 और 3 के रिस्पेक्ट से बात हो रही है तो चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड चार्ज 3 का मैग्नीट्यूड ओवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल के दरमियान कितना है, L12 प्लस L23, टोटल डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास L12 प्लस L23 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2-3 के हिसाब से अगर आप लिखो तो ये हो जाएगा KQ2 Q3 ओवर सेकेंड और थर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, L23, तो L23 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो मेरे पास K इधर वाला और इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली Q3 इधर वाला और इधर वाला मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास क्या है, Q1 ओवर L12 प्लस L23 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 ओवर L23 का होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि मुझे Q1 ओवर Q2 का रेशो चाहिए। इसका मतलब कि मैं इस Q2 को इधर डिवाइड में ले आऊँगा और इसको इधर ले जाऊँगी, यानी क्रॉस कर लूँगी मैं इन दोनों को। तो अगर जब मैं करूँगी तो ये हो जाएगा Q1 ओवर Q2 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा L12 प्लस L23 का होल स्क्वायर ओवर L23 का
होल स्क्वायर। अब आप देखो इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को आप इस तरह से लिख सकते हो L12 प्लस L23 ओवर L23 और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में एक बार बताई गई थी, वो क्या बताई गई थी कि L23 इक्वल है L12 के। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो मेरा L12 है इसकी जगह मैं L23 पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा L23 प्लस L23, इस L12 की जगह हमने लिखा और ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय L23, नीचे वाला भी एज इट इज़ आया और होल स्क्वायर। अब ये देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2L23 ओवर L23, ये सब्सटीट्यूट है। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे के ऊपर क्या आया है, होल स्क्वायर आया है मेरे पास। सही, अब आप देखो कि ये L23 इस L23 को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास था मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, L23 से कैंसिल आउट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 जो मेरे पास बचा वो क्या बचा है, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो अब आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये हमारा आंसर है, तो नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ रहती है और वो क्या है कि आप देखो यहाँ पे मेरे पास मॉड लगा हुआ है। ठीक है, वेयर एज क्वेश्चन में मुझसे मॉड नहीं पूछा, मुझसे सिंपल पूछा हुआ है कि Q1 ओवर Q2 का रेशो क्या होगा। तो इन दैट केस अगर मैं Q1 ओवर Q2 का रेशो निकालूं, इसका तो ये मतलब है ना कि ये टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। वेयर एज अगर आप याद करो तो हमने क्वेश्चन में Q1 वाला जो था उसको पॉजिटिव लिया था और Q2 वाला जो था उसको हमने नेगेटिव मतलब लिया नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें ये पता लगा था कि ये नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो 4 है ये पॉजिटिव 4 नहीं होगा, जब मैं इस मॉड को हटाऊंगी ये नेगेटिव 4 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो Q1 ओवर Q2 का रेशो है वो इक्वल आएगा मॉड हटाने से -4 के। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।